नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यशस्वी एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की एक महान उपलब्धि के बारे में। स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की जानी मानी अंतरिक्ष एजेंसी में आती है। लेकिन अभी तक भारत ने प्राइवेट सेक्टर में उतना बड़ा कदम नहीं रखा था जितना बाकी के देशों में, जैसे कि अमेरिका, नासा के अलावा स्पेस एक्स ने बहुत बड़ा नाम कमाया है। वैसे ही भारत की कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो स्टार्टअप्स हैं वो स्पेस में काम करने जा रहे थे, लेकिन अभी तक इतनी बड़ी उपलब्धि कोई हासिल नहीं हुई थी। लेकिन अब ये होने वाला है। कैसे होने वाला है? भारत का पहला निजी रॉकेट बनकर तैयार है। यानी अब इसरो के पीएसएलवी और जीएसएलवी के अलावा आप एक स्टार्टअप के द्वारा बनाए गए रॉकेट विक्रम फर्स्ट के बारे में भी बहुत जल्दी सुनने जा रहे हैं कि विक्रम फर्स्ट के द्वारा कोई सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। क्योंकि ये रॉकेट बनकर तैयार हो चुका है, हैदराबाद की लेबोरेटरी में इसे बनाकर तैयार कर लिया गया और हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा इसे फ्लैग ऑफ किया गया, यानी इसे रवाना किया गया श्रीहरिकोटा के लिए। यानी ये रॉकेट के जितने भी पार्ट्स हैं अब उन सभी को श्रीहरिकोटा पहुंचाया गया है और वहां अब इसे इंटीग्रेट करके लॉन्चिंग की तैयारी शुरू की गई है। तो आज के सेशन में हम विक्रम फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। विक्रम फर्स्ट जो कि भारत का निजी रॉकेट है, निजी कंपनी के द्वारा विकसित किया गया रॉकेट है, उसकी पूरी चर्चा करेंगे, तकनीकी विश्लेषण करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के अंतरिक्ष के क्षेत्र में आने से भारत में क्या बदलाव होने वाले हैं, इन सभी पॉइंट्स पर, सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, देखिए खबर क्या है। स्काई रूट एरोस्पेस ये कंपनी का नाम है, स्काई रूट एरोस्पेस। और इस कंपनी के जो सीईओ हैं पवन कुमार चंदाना, उनके द्वारा विक्रम फर्स्ट के बारे में बताया गया और विक्रम फर्स्ट जो है उसकी लॉन्चिंग के बारे में तारीख जो है वो सब कुछ इन्होंने अनवील्स की है, डिटेल जो है वो बताई है। स्काई रूट फ्लैग ऑफ विक्रम फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च सून। यानी यहाँ पर देखिए आप, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ऑर्बिटल जो लॉन्चिंग है पहली बार भारत में की जानी है और इसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। आप ऑलमोस्ट जितनी भी न्यूज एजेंसी हैं उनके द्वारा इसको छापा गया है, देख सकते हैं। इस विक्रम फर्स्ट के बारे में जो बातें हैं वो सभी यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए अब इस खबर को डिटेल में समझते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनके द्वारा ये कहा गया कि निजी जो हमारा सेक्टर का जो पहला रॉकेट है विक्रम फर्स्ट, उसे अब हम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। यानी हम इसे अब तेलंगाना से कहां पर भेज रहे हैं? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में भेज रहे हैं। श्रीहरिकोटा आप सभी को पता होना चाहिए, उसका पूरा नाम है एसटीएससी सतीश धवन स्पेस सेंटर। और सतीश धवन स्पेस सेंटर भारत का एक ऐसा लॉन्च सेंटर है जहां से सभी हमारे पीएसएलवी जीएसएलवी रॉकेट जो हैं उनके द्वारा सैटेलाइट्स को लेकर लॉन्च किया जाता है, यानी उनके द्वारा सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। प्राइवेट सेक्टर की ये जो कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, ये अपना भले ही रॉकेट बना लेती है, लेकिन लॉन्च सेंटर जो है इसके द्वारा भी श्रीहरिकोटा वाला ही यूज किया जाएगा, यानी वहीं से सैटेलाइट को भेजा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक कैंपस है जिसका नाम है मैक्स क्यू। और मैक्स क्यू जो कैंपस है स्काई रूट एरोस्पेस का है हैदराबाद में। यहाँ से इस विक्रम फर्स्ट रॉकेट जो है इसको तैयार किया गया है और इसे विकसित करने के बाद अब इसके जितने भी पार्ट्स थे उन सभी को हैदराबाद रवाना कर दिया गया है। और इस पर तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वैज्ञानिकों को बधाई दी है और साथ में ये कहा है कि हैदराबाद जो है वो स्पेस सेक्टर का एक हब बनने जा रहा है और इसके लिए सरकार उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। तो वैसे भी देखिए भारत के जितने भी साउथ स्टेट हैं उनमें कुछ ना कुछ तकनीकी टेक्नोलॉजिकल जो हब है वो बनते ही जा रहे हैं और पहले से भी है। आप कर्नाटक को ले लीजिए, तमिलनाडु को ले लीजिए या फिर आप तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, इन सभी में कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की लगातार आधारशिला रखती जा रही है। तो उसी क्रम में ये भी बात है। ऐसा नहीं है कि ये विक्रम फर्स्ट जो है वो इसके द्वारा विकसित पहला रॉकेट है, लेकिन आप इसे ये कह सकते हैं पहला ऑर्बिटल रॉकेट है। ऑर्बिटल रॉकेट का मतलब जो मुख्य कक्षाएं हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट या हाई अर्थ ऑर्बिट, उनमें अगर सैटेलाइट को स्थापित करने की क्षमता की बात की जाए तो ये पहला रॉकेट है। लेकिन स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा पहले भी एक रॉकेट बनाया गया था जिसका नाम था विक्रम एस।
विक्रम एस लेकिन सब ऑर्बिटल कैपेबिलिटी वाला एक रॉकेट था। तो विक्रम एस को पहले ये डेवलप कर चुके हैं, उसका सफलतापूर्वक उसे लॉन्च भी किया गया था। पहला निजी रॉकेट था भारत का, लेकिन सब ऑर्बिटल लॉन्च के लिए बनाया गया था और ये बना था नवंबर 2022 में। ये भारत ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल लॉन्च के लिए विक्रम फर्स्ट को तैयार किया गया है। अब ये ऑर्बिटल लॉन्च का मतलब है कि आप जो मुख्य कक्षाएं हैं उनमें सैटेलाइट भेजने के लिए अपने पास में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा विकसित एक रॉकेट तैयार हो गया है। 25 अप्रैल 2026 को इसे फ्लैग ऑफ किया गया। अब इसके द्वारा कब सैटेलाइट भेजा जाएगा, यानी विक्रम फर्स्ट जो है उसे लॉन्च कब किया जाएगा, तो ये संभावना है जून 2026 में, यानी अगले महीने ही, मई के बाद जो जून में है उसमें ही इस विक्रम फर्स्ट की लॉन्चिंग की जाएगी। और ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि भारत अब उन देशों में शामिल होने वाला है जिनके पास में पब्लिक सेक्टर की जो स्पेस एजेंसी हैं, उनके अलावा निजी सेक्टर की जो कंपनी हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो भी अब सैटेलाइट के कंपोनेंट, सैटेलाइट्स, रॉकेट की तकनीक डेवलप कर रही हैं। देखिए, सैटेलाइट्स बनाने की बात करें तो सैटेलाइट्स तो और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं। सैटेलाइट्स बनाना इतना ज़्यादा कठिन या जटिल नहीं है जितना रॉकेट को बनाना है। और रॉकेट बनाना अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया में बहुत चुनिंदा देश हैं जिनके पास ये तकनीक है और बहुत चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हैं जो ये तकनीक हासिल कर चुकी हैं। तो भारत भी इसमें कदम रख रहा है। अब हम बात करते हैं कि विक्रम फर्स्ट जो है उसकी तकनीकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, जिस तरीके से आपने हमारे पीएसएलवी को देखा होगा, पीएसएलवी भारत का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और ऐसे ही जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो ये, अगर इन रॉकेट्स की बात करें तो पीएसएलवी 4 चरणों वाला है, यानी 4 चरणों में इसकी संरचना को डिवाइड किया गया है और ये हमारा 3 चरणों वाला है। भले ही जीएसएलवी 3 चरणों वाला है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा रॉकेट जीएसएलवी है। फिर इनके कई वेरिएशन यानी वर्जन भी हैं पीएसएलवी के, जैसे कि पीएसएलवी कोर एलोन वर्जन है, स्टैंडर्ड वर्जन है, एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन है पीएसएलवी एक्सएल। इसी तरीके से जीएसएलवी के 3 वर्जन हैं, जीएसएलवी मार्क 1, जीएसएलवी मार्क 2, जीएसएलवी मार्क 3। तो जीएसएलवी मार्क 3 जो कि अभी तक भारत का सबसे बड़ा रॉकेट है, सबसे भारी रॉकेट है, तो वो जीएसएलवी का एक संस्करण है। 3 चरणों वाला है जीएसएलवी, पीएसएलवी 4 चरणों वाला है। इसी तरीके से भारत ने एक और रॉकेट बनाया है जिसका नाम है एसएसएलवी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो भी 4 चरणों वाला रॉकेट है। अगर आप विक्रम फर्स्ट का इन तीनों में कंपेयर करें, यानी एसएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, तो विक्रम फर्स्ट किससे मैच करता है? एसएसएलवी से, जो कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया। अब एसएसएलवी यानी हम कह सकते हैं कि छोटा रॉकेट है कंपैरेटिव पीएसएलवी, जीएसएलवी के, और कम वजन वाले सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट के लिए बनाया गया है। वैसे ही विक्रम फर्स्ट जो है वो भी एक प्रकार का छोटा रॉकेट है। पीएसएलवी और जीएसएलवी की तुलना करें तो जैसे कि पीएसएलवी और जीएसएलवी की जो हाइट है वो लगभग 50 से 55 मीटर है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी बात करें एसएसएलवी की और इनकी, तो ये 20 मीटर के आसपास की हाइट रखते हैं। तो यहाँ विक्रम फर्स्ट की जो हाइट है वो 20 मीटर है और इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको भी 4 चरणों में विभाजित किया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि विक्रम फर्स्ट 4 चरणों वाला एक रॉकेट है। अब जो 4 चरण हैं इसके, यानी 4 स्टेज जो है, उन सबके लिए फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया जाता है। तो इसका जो प्रथम चरण है वो सॉलिड प्रोपेलेंट पर आधारित है और इसमें कलाम सॉलिड मोटर लगाई गई है। कलाम सॉलिड मोटर क्या है ये भी आपको बताएंगे। द्वितीय चरण जो है उसमें भी सॉलिड प्रोपेलेंट है, तृतीय चरण जो है उसमें भी सॉलिड प्रोपेलेंट है, लेकिन चौथे चरण में यहाँ पर लिक्विड फ्यूल का उपयोग किया जाता है। पहले तीनों चरणों में कलाम के नाम से जो सॉलिड मोटर हैं वो लगाई गई हैं, लेकिन चौथे चरण में आप रमन के नाम से, डॉक्टर सीवी रमन जो कि भारतीय वैज्ञानिक, जो कि जाने माने नोबेल पुरस्कार विजेता फिजिसिस्ट हैं, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो कह सकते हैं 3 चरणों में ठोस ईंधन और चौथे चरण में लिक्विड यानी तरल ईंधन का उपयोग इस रॉकेट में किया जाएगा। अब इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है, यानी हमारा ये जो रॉकेट है विक्रम फर्स्ट, वो कितना वजन उठा सकता है? ये 300 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। तो 300 किलोग्राम के सैटेलाइट जो हैं वो छोटे सैटेलाइट ही माने जाते हैं, क्योंकि भारत की जो क्षमता है अभी 4 टन तक है। यानी हम जीएसएलवी मार्क
थर्ड जो है उससे हम 4 टन तक के भी सैटेलाइट ले सकते हैं। और लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो वहाँ तो हम इससे 6 से लेकर 10 टन तक के सैटेलाइट उठाकर ले जा सकते हैं। तो उसी तरीके से लो अर्थ ऑर्बिट में इसकी जो कैपेसिटी है वो 300 केजी है। इसका मतलब ये छोटे सैटेलाइट लेकर जाएगा। और लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये है कि जहां हम जीएसएलवी, पीएसएलवी को बात करते हैं तो उनको बनाने में, डेवलप करने में बहुत लंबा समय लगता है। जीएसएलवी की पूरे साल में 1 या 2 उड़ानें ही हो सकती हैं, पीएसएलवी की 3 या 4 मैक्सिमम, हम चाहें तो फुल कैपेसिटी से काम करें तो। लेकिन यहाँ पर हम बात करें, मात्र 24 घंटे के अंदर ये रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है, यानी 24 घंटे के अंदर आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। इसका मतलब आप पूरे महीने में 15 से 20 फ्लाइट जो हैं वो भेज सकते हैं। इस रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं और आज के समय में यही सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप बात करें कि स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका का एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी है इस समय, तो उसका इतना ज्यादा जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रभुत्व है वो इसीलिए है कि वह कम से कम लागत में, कम से कम समय में सैटेलाइट भेजने की क्षमता रखते हैं। यानी वो डेली चाहे तो सैटेलाइट भेज सकते हैं। इसी तरीके से ये क्षमताएं जो हैं अब हम भी विकसित कर रहे हैं। अगर इन 4 चरणों की जैसे कि मैं बात करूं, मैंने कहा प्रथम चरण में जो मोटर लगी है उसका नाम है कलाम 1200। कलाम 1200 ये ठोस ईंधन वाली सबसे बड़ी मोटर है जो रॉकेट को शुरुआती लिफ्ट ऑफ जो शक्ति है वो प्रदान करती है। इसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। तो चारों चरणों में देखिए एक्चुअली मोटर किस लिए होती है ये भी मैं बता दूं आपको। मोटर का काम होता है ईंधन को जैसे इंजन लगा है, इंजन के साथ मोटर कनेक्टेड है, तो मोटर जब घूमती है तो वो ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों को क्या करती है, उस चैम्बर में दहन कक्ष जो होता है उसमें फेंका जाता है ताकि वहां पर ईंधन ऑक्सीकारक टकराएं और ईंधन जो है ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जलने लगता है। तो यहाँ पर मोटर का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मोटर जितनी तेजी से ईंधन को फेंकती है उतनी तेजी से ईंधन जलता है, उतना ही थ्रस्ट जो है रॉकेट को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है उसमें कलाम 1200 जो रॉकेट मोटर लगाई गई है वो इसमें सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान करने वाली है। फिर आपके सेकंड और थर्ड फेज की बात करें तो इसमें कलाम 250, इसमें कलाम 100 के नाम से रॉकेट मोटर लगाई गई हैं जो कि दूसरे तीसरे चरण में ये भी ठोस ईंधन का उपयोग करती हैं। चौथे चरण में जो मोटर है, चौथे चरण में मोटर वो रमन के नाम से है, रमन के नाम से, और वो डॉक्टर सीवी रमन को यहाँ पर वो करती है, यानी संबोधित करती है। सीवी रमन के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें रमन सेकंड तरल इंजन लगे होते हैं। ये उपग्रहों को उनकी सटीक निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के लिए या रीस्टार्ट होने की क्षमता को विकसित करता है। कहने का मतलब, बात पहले जो 3 चरण हैं वो इसे जहां पर जो ऑर्बिट है उसके आसपास तक ले जाकर पहुंचाएंगे, और जो चौथे चरण का ईंधन है, तरल ईंधन, वो जो है इसको सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करने का काम करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि कलाम जो सॉलिड प्रोपेलेंट आधारित जो मोटर हैं उनका नामकरण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया है, और जो तरल ईंधन वाली जो रमन सीरीज है वो जो है डॉक्टर सीवी रमन के नाम पर की गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत की बात करें हम इस रॉकेट की, तो देखिए समझिए, सबसे पहली बात यह है कि इसके अंदर जो इंजन लगा है, इंजन वो 3D प्रिंटेड इंजन है। 3D प्रिंटेड इंजन की खास बात ये होती है कि ये एक सिंगल जो स्ट्रक्चर होती है उसके रूप में डेवलप किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट्स जो है वो असेंबल नहीं करने पड़ते। सिंगल स्ट्रक्चर होने के कारण यहाँ पर ये एक तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल सिटी वाली होती है, यानी सरल होती है, जटिल नहीं होती। दूसरी बात, इसका वेट भी काफी कम हो जाता है क्योंकि असेंबलिंग करने में जो पार्ट्स लगते हैं उनसे वेट बढ़ जाता है, और रॉकेट का वेट जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, उतना ही वह ज्यादा दूरी तक जाने की क्षमता विकसित करता है। दूसरा, इसके मैं जैसा कि मैंने कहा, इसकी जो अगर डायमेंशन की बात करें तो 20 मीटर के आसपास ये ऊंचा है, और इसमें आधुनिक और लचीला एवियोनिक्स सिस्टम लगाया गया है। एवियोनिक्स सिस्टम प्लग एंड प्ले एवियोनिक्स है। और ये देखिए फ्लेक्सिबिलिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम चाहें तो अलग अलग मिशन के लिए इसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको सैटेलाइट को जीओ यानी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में भेजना है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भेजना है, पोलर ऑर्बिट में भेजना है, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके एवियोनिक्स एवियोनिक्स जो है
उसको चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, इसलिए ये यहाँ पर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखें हम, जनरली क्या होता है कि जो कंपोजिट्स बनाए जाते हैं, मिश्र धातु, सुपर मिश्र धातु जो होते हैं, उनसे इनकी स्ट्रक्चर को बनाया जाता है रॉकेट्स को। तो यहाँ पर पूरा जो है हमने हाई स्ट्रेंथ कार्बन फाइबर का उपयोग किया है, यानी ये उच्च शक्ति वाला एक कार्बन फाइबर लिया है इसकी बॉडी को डेवलप करने के लिए। और उसका कारण ये है कि ये स्टील या एल्युमिनियम जैसे पदार्थों की तुलना में बहुत हल्का है, लेकिन मजबूती में कई गुना ज्यादा है। तो हल्का और मजबूत होने के कारण ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी बढ़ जाती है। देखिए, रॉकेट का खुद का वजन कम से कम होना चाहिए, लेकिन मजबूत ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और इसीलिए इसकी पेलोड कैपेसिटी बढ़ती है। पेलोड कैपेसिटी बढ़ती है मतलब कितना वजन उठाकर रॉकेट ले जा सकता है, ये क्षमता ही इसकी पेलोड कैपेसिटी कहलाती है। अच्छा, अब विक्रम फर्स्ट के बनने से परिवर्तन क्या आने वाले हैं वो समझिए। सबसे पहली बात तो यह है कि अब इसरो का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि सर हम इसरो को चैलेंज कर रहे हैं क्या? इसरो को चैलेंज नहीं कर रहे, भारत की कंपनी है दोनों ही, वो एक प्राइवेट सेक्टर में, एक पब्लिक सेक्टर में है। हम इसरो की सहयोगी भूमिका के रूप में तैयार कर रहे हैं, यानी इसरो पर जो भार है उसको कम किया जाए। इसरो को हम एक तरीके से स्वतंत्र कर रहे हैं बड़े मिशनों पर काम करने के लिए। बड़े जितने भी मिशन हैं उन पर फोकस करे इसरो, और छोटे मिशन जो हैं उन पर काम करेंगे ये स्टार्टअप्स के द्वारा बनाए गए रॉकेट। ठीक है, तो इसरो के लिए इससे बहुत फायदा होने वाला है। निजी तकनीकी क्षमता, यहाँ पर देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि भारत में प्राइवेट सेक्टर भी अब स्पेस सेक्टर में, सॉरी, स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना प्रभाव दिखा पाएगा वैश्विक स्तर पर। इससे हमारी एक अच्छी छवि बनेगी और इसरो पर इससे वजन कम होगा। दूसरा, भारत की जो इन स्पेस है, इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसको हम इन स्पेस कहते हैं, इसका जो विजन है, यानी आने वाले समय में भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करना, उसमें हमें बहुत कुछ फायदा होने वाला है। यहाँ पर लॉन्च ऑन डिमांड वाली जो स्थिति है वो हमारे लिए बन जाएगी। कैसे? यानी 24 से 72 घंटे के अंदर हम रॉकेट भी तैयार कर देंगे, सैटेलाइट को लॉन्च करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये जो है हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और फिर इसमें किफायती सेवाएं इसलिए हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इंजन बहुत लागत लगती है, और यहाँ पर इंजन 3D प्रिंटेड इंजन है, बहुत कम समय में सिंगल जो मेटल स्ट्रक्चर है उससे डेवलप होता है, तो उसकी लागत कम आती है। फिर इसमें कार्बन फाइबर जो हमने लिया है उसको भी इस तरीके से डेवलप किया है कि उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम रहे। तो कुल मिलाकर कम लागत और उन्नत तकनीक वाली ये जो विशेषताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग पारंपरिक जो रॉकेट है उनसे इसकी लागत काफी कम होगी। और इसीलिए वैश्विक स्तर पर दुनिया के जो देश हैं जो सैटेलाइट भेजना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम लागत में हम सैटेलाइट भेजने की क्षमता जो है वो जल्दी विकसित कर लेंगे। अभी आप देखें भारत की स्थिति को, तो देखिए भारत की स्थिति, वर्तमान का जो स्पेस इकोनॉमिक जो वो है मार्केट है, इकोनॉमिक मार्केट, वो लगभग $500 बिलियन का है। 500 अरब डॉलर के आसपास का मार्केट है स्पेस के क्षेत्र में। इसमें से भारत की भागीदारी है 2 से 3%। हम इसे बढ़ाना चाहते हैं 10% तक, और ये हमारा टारगेट कब तक है? 2033 तक। तो इसमें इसरो के अलावा आपको ऐसी जो कंपनी है, स्काई रूट एरोस्पेस है, या फिर दूसरी और भी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, उन सभी को आगे आना होगा, उन सभी को बेहतर काम करना होगा, तभी ये टारगेट पूरे हो सकते हैं। और ये वर्क हॉर्स का काम करेंगे, मुख्य आधार का काम करेंगे, तभी भारत इसमें आगे बढ़ पाएगा। भारत की दूसरी कंपनी जैसे कि अग्निकुल कॉस्मोस है, पिक्सेल है, बेलाट्रिक्स है, ये सभी जो हैं, अब इनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि विक्रम फर्स्ट जब बन चुका है तो ये कंपनी भी इस क्षेत्र में काम कर रही है, ये भी इस टेक्नोलॉजी को चाह रही हैं। और देखिए, यहाँ पर 3D प्रिंटेड जो टेक्नोलॉजी है उसके सफल होने से डिफेंस और एविएशन, इन सभी में भी हमें एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इसमें भी हम काम कर सकते हैं। और जो वैश्विक स्तर पर जो निवेश है दुनिया की दृष्टि में, वो एक सुरक्षित होगा, यानी हम निवेश को आकर्षित करेंगे, क्योंकि भारत जो है इस टेक्नोलॉजी को जब सफलतापूर्वक हासिल कर रहा है तो फिर दुनिया का अपने आप ही क्या होता है, एक तरीके से सर्टिफाई हो जाता है कि भारत इसमें काम कर रहा है। तो इसके अलावा विक्रम फर्स्ट के बारे में ये कहा जा रहा है कि विक्रम फर्स्ट का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि मान लीजिए कि कोई भी हमारा सैटेलाइट तंत्र जो है दुश्मन के द्वारा या किसी भी तरीके से खराब हो जाता है, संचार तंत्र खराब हो जाता है, तो ये ऐसे सैटेलाइट्स भेज सकता है विक्रम फर्स्ट,
और वो भी कम से कम समय में 24 से 72 घंटे में, जो आसानी से दोबारा से कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप कर दें। तो हमारी जो आपातकाल की जो स्थिति है, युद्ध के समय की जो स्थिति है, रक्षा के दृष्टिकोण से हम बात करें तो उसमें ये बहुत अच्छी भूमिका, बड़ी भूमिका निभा सकता है। और फिर प्राइवेट सेक्टर में यहाँ जब इसको डेवलप किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत में इससे रोजगार और कौशल दोनों ही विकसित होते हैं। और इसीलिए भारत एक वैश्विक लेवल स्तर पर एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका यहाँ पर निभा सकता है। और जो हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास का जो दर है या आर्थिक विकास में जो सहयोग है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा विक्रम फर्स्ट। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। और विक्रम फर्स्ट जून में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसके जितने भी पार्ट्स हैं, इसका जितना भी जो असेंबलिंग जो प्रोसेस है वो प्रारंभ हो चुका है। यानी इसके सभी पार्ट्स को सफलतापूर्वक डेवलप करके श्रीहरिकोटा भेज दिया गया है। और इसीलिए ये न्यूज़ जो है अभी हाइलाइट थी, यानी चर्चा में थी। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। फिर एक और बेहतरीन तकनीकी विश्लेषण के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।